नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी लोग यहां पर यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा का जो आयोजन होना है अक्टूबर माह में, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि हमने सबसे पहले गणित विषय को चुना है और उसके बाद हम प्रयासरत रहेंगे या प्रयास पूरा मतलब है कि और भी विषय जल्दी ही साथ में शुरू कर दें। इसका कारण ये है कि इसका वेटेज जो है वो आप जानते हैं कि कितने नंबर का है। ये परीक्षा में इसका वेटेज है 25 अंक का। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न। हम लोगों ने कल जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। अब आज हम लोग उसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें। तो कल हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें बताया था। आज देखते हैं उसके आगे क्या है फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर अब जो अगला बिंदु है वो है दशमलव का, कि आवर्त दशमलव क्या होता है। फ्रैक्शन में ही हमारा एक हेडिंग समझ लीजिए आप कि क्या है आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव आवर्त दशमलव, इसको आप भिन्न कर लीजिए, भिन्न। यह है आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक, अब ये होती क्या है आवर्त दशमलव भिन्न क्या है। ये एक कुल मिला के ऐसा भिन्न होता है जिसमें दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये एक फ्रैक्शन है 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, इसमें आप ये पाते हैं कि 0.3, फिर 3, फिर 3, मतलब ये ऐसे इसकी बार बार क्या होता है, पुनरावृत्ति होने लगती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 है, अभी आगे आप चाहे जितनी बार इसको डिवाइड करेंगे ये 3 आता रहेगा। तो इसकी जो बार बार पुनरावृत्ति हो जाती है उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये बार बार आ रहा है। मतलब ये एक जैसे एक चक्कर है, ये यहाँ से 3 आना शुरू हुआ, फिर ये 3 ही आ रहा है, घूमते घूमते फिर यहीं आ जाएगा 3। मतलब ये क्या हुआ, एक पूरा आवर्त बना दिया अपना, बार बार आके घूम के वहीं पहुँच रहा है कहने का मतलब। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, आवर्त दशमलव भिन्न। अब इसी को हम और समझते हैं सही से कि क्या है ये आवर्त दशमलव भिन्न का। कुल मिला के मतलब ये है कि जैसे आप इसमें 3 है, 3 के बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसमें 3 के ऊपर हम लोग एक बार लगा देते हैं। उससे ये हमें मालूम पड़ता है कि ये इसी मतलब अक्षर की जो है ये यही अंक जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, इस तरह से। तो इसमें जो है ये इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक और नंबर है आपके पास पाई, पाई नंबर है। पाई क्या है आप जानते हैं, पाई 22/7 है। तो पाई का भी जो वैल्यू है पाई की, इसको आप सॉल्व करते हैं
तो जनरली तो 3.14 यहीं तक ले लेते हैं, लेकिन आप इसको और आगे बढ़ाएं। जैसे आप इसको यहाँ देखेंगे, इसको मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ देखिए 22/7 आप करिए, डिवाइड करिए इसको 3 × 21 - 1, ठीक। पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ एक जीरो लीजिए। अब 3 7 1 जा 7, 3 पॉइंट लगा है, फिर जीरो आप लग जाएगा। 3 4 जा 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 2, ऐसे अब फिर 2 14 6, ठीक, फिर जीरो। अब कितना टाइम्स जाएगा? 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 4, यहाँ पे 1 आ गया आपका। कहने का मतलब ये जो अगला टर्म अगर हम इधर लिख दें तो 1 आया है। 1 का मतलब फिर 7 में 1 टाइम्स, यानी कि यहीं से जो है अब ये रिपीट करने लगा। देख लेते हैं आगे। अगर देखिए यहाँ पे 50 - 49 1 आ गया है रिमाइंडर। यहाँ पे हम लोग पहले डेसिमल लगा चुके हैं, एक जीरो यहाँ पे लेते हैं, इसके आगे से यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फिर से हम 7 को डिवाइड करते हैं, 7 से 10 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा। इसको हम यहीं लिखते हैं, इसको जो आएगा यहीं लिखते हैं, ठीक। तो उससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि किस अंक के बाद इसका रिपीटेशन होने लग रहा है बार बार। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है, फिर 3 आ गया, फिर जो जीरो बढ़ा देंगे, फिर 7 4 या 28 हो जाएगा। फिर ये 2 आया, ये फिर 2 14, ये 6 60, फिर ये 8 टाइम्स 56, फिर ये 4। कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि वही स्टेप फिर से सेम फॉलो हो रहा है। वही अंक जो यहाँ 3 के बाद 1 4 2 8 5 7 आए थे, फिर वही 1 आने लगा, वही 4, वही 2, वही 8। आगे ले जाएंगे आप तो देखेंगे फिर वही 5 भी आएगा, यहाँ पे 35, फिर 5, फिर 7। तो ये क्या है? ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये रिपीट करने लगा नंबर। तो जहाँ पर इस तरह के रिपीटेशन होने लगता है बार बार, अब देखिए यहाँ तक 7 से जब हम 22 को डिवाइड करते हैं 3.142857 यहाँ तक आता है। इसके बाद फिर से एक की क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो गई। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, फिर से 4 की भी पुनरावृत्ति, 2 की भी, 8 की भी, 5 की भी और 7 की भी। तो इस तरह से हम क्या समझे कि ये जो नंबर है वो अब रिपीट करने लग रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या? आवर्त दशमलव भिन्न, क्योंकि जो इसका रिपीटेशन होने लग रहा है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि आवर्त दशमलव भिन्न। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसमें तो सारे अंक रिपीट कर रहे हैं। तो जब सारे अंक रिपीट कर रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि 1.3 वाले में क्या था? 0.333333, यानी 3 ही 3 बार बार आ रहा था। इसको आप लिख दिए थे सिंपल 0.3 पे बार लगा दिए कि ये रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक, रिपीटिशन है इसका। लेकिन इसमें क्या करेंगे? इसमें तो सारे अंक रिपीट कर रहे हैं, तो जितने भी अंक रिपीट करते हैं आप ये समझिए कि जहाँ से जहाँ तक, मतलब कि यहाँ 3.142857 ये सारे अंक फिर आगे रिपीट करने लगे हैं यहाँ से।
तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली इसको हम इस तरह लिख देंगे। अब आवर्त दशमलव भिन्न में इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.142857, ठीक, क्योंकि 7 के बाद ही फिर से रिपीटेशन चालू होता है। तो हम यहाँ इस पे पूरे पे क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक, यहाँ पूरे पे बार लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो अंक हैं ये एक निश्चित अंक के बाद, मतलब यहाँ अपने इसके बाद 7 के बाद फिर से रिपीट होने लगते हैं, फिर से आने लगते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम पूरा रफ कर देते हैं। हल्का, क्योंकि हाइट इसकी थोड़ा कम है, इस वजह से नीचे ज़्यादा हो जाने पे दिख नहीं रहा है, आप लोगों को लगता है देखने में दिक्कत हो, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ऊपर और करके लिखते हैं ये। ठीक, अब आपने देखा कि क्या होता है आवर्त दशमलव भिन्न। अच्छा, आवर्त दशमलव भिन्न में भी अब यहाँ पे कन्वर्जन दिया गया है आपका कि कैसे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं और फिर प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, क्या है हेडिंग ये, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, यह है आपका बदलना। तो साधारण भिन्न है, मैंने आपको कल बताया था क्या होता है साधारण भिन्न। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए 2/5 ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, तो ये तो साधारण भिन्न है। ठीक, अब जब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न में हम प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम गुणा कर देते हैं 100 से, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और उसके बाद क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक, तो जब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मालूम होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 2, यानी कि 42 इंटू 20, यानी क्या आ जाएगा 40, और यहाँ ये परसेंट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 40%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम 2/5 को, यानी एक फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5, ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2/5 है ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 40 मिल जा रहा है। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 है ये 5 का कितना परसेंट है, 40% है। इसका सेम मतलब वही है कि आपके पास अगर ये मान लीजिए 500% है, तो उसमें से आपने जो 2 को लिया है, मैंने आपको क्या बताया था कल फ्रैक्शन में कि यही रिप्रेजेंट करता है कि आप टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 को आपने निकाल दिया है अलग, या ले लिया है, तो उसमें से टेकन 2 आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट,
इसका यही मतलब है। तो जो 2 पार्ट ये है यहाँ पे, इसमें यानी इस 5 का 40% ये 2 है। ठीक, ये तो इतना हो गया। 2.5 को आपने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। इसी तरह आप 1/4 को कन्वर्ट करिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100 और यहाँ पे आगे ये लगा देंगे परसेंटेज का साइन। अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 यहाँ 20, तो 4 5 जा 20। अब 1 इंटू 25 यानी कि 25। तो 1/4 का मतलब क्या मिला हमें, 1/4 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि हमें 25% आ रहा है जो इसका रिजल्ट आ रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, 25%। इसी तरह आप किसी भी साधारण भिन्न को जो है वो प्रतिशत में आप बदल सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे यहाँ। अब इसी का उल्टा देखते हैं। कहने का मतलब कि अभी तक हम साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदल रहे थे, और अब हम लोग प्रतिशत से जो है वो साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक, तो उसके लिए देखते हैं आगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे इसलिए यहाँ तो साधारण भिन्न की जगह पे हम प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल रहा है। इसको प्रतिशत को प्रतिशत को इसमें साधारण भिन्न में। ठीक, यानी कि अगर आप इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो समझ लें कि कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास 40% है, फिर 25% है। इन्हीं को एग्जांपल लेते हैं, इसको हटा देते हैं तब तक। 40% परसेंट यानी प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, जैसे कि प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, यानी कि 100 में 1 या 1/100, अगर इसको आप भिन्न के रूप में लिख देते हैं तब प्रतिशत। 1% क्या हुआ, इसका मतलब ये है, जब आप 1% को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 1/100, यानी कि 100 में 1, 100 बराबर भाग हैं। 100 बराबर, इसमें आपको फ्रैक्शन बताया था ना क्या मतलब हुआ, उसमें से एक में आप एक भाग को आपने बाहर कर लिया या ले लिया, तो वो भिन्न में ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, यानी कि 100 में 1, तो 1/100 हो जाएगा इस तरह। उसी तरह जो हम 40 लिखा है यहाँ पे, 40 को जब लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40, जैसे यहाँ पे 1% तो 1/100 हुआ, यहाँ 40 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 40/100। ठीक, जब हम इसको 40/100 लिख देते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे, बचेगा यहाँ पे 4/10। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि हमें जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो 2/5 मिल गया। ये भी मिला था यहाँ पे पहले जब हम इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किए थे तो 40 आया था। अब हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक, उसी तरह इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपका 25/100। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी कि 1/4। ये किस में हो जाएगा, 1/4 में हो जाएगा।
25% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1/4 यानी 1/4। अब इसी तरह आप और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो 30 का ले लीजिए। 30% क्या बनेगा, 30% का मतलब भी 30/100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब ये और ज़्यादा सिंपल होगा नहीं, तो 3/10 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन इसका हो, ठीक। अब कुछ आइए इन सब पर बेस्ड क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ताकि हमें आइडिया लगे कि इस पे एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे पहला देखा जाए, टू अपान थ्री और 4/7, 5/8, ये फ्रैक्शन हमको दिया गया है। अब इसको करना क्या है, इसको हमको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो क्या हो गया, आरोही क्रम में लिखना है इसको। तो उसके लिए अपने पास तरीका है। आरोही क्रम में लिखने के लिए हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा उसके बाद छोटा है, फिर कौन सा सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ये चीज़ हमको पहले से मालूम होना चाहिए, तभी इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिख पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको भी दशमलव बताया था कि कैसे होता है भिन्न का। तो आप दो ऑप्शन है, इसको आप चाहिए तो 2/3 को पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब दशमलव में कर लीजिए, दशमलव तो 0 दशमलव लगा दीजिए यहाँ, ये हो जाएगा 20। आप 3 से 20 में डिवाइड करिए तो 3 6 जा 18, 2 फिर 2 आएगा, फिर 3 6 जा 18। तो आप इसको 2 डेसिमल तक ले चलिए दशमलव का। इसी तरह इसको कर लीजिए 4/7 को, तो 0 लगा दीजिए, एक जीरो यहाँ 40 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 होगा आपका, और फिर 35, 40 - 35 5 बचेगा, फिर एक जीरो हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम कितना टाइम्स जाएगा, 7 7 जा 49, ये हो जाएगा। अब तीसरा फ्रैक्शन देख लीजिए आप, 5/8 है। 5/8 है, तो इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 0 एक डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ 50 हो जाएगा, ये 0। अब 8 50 में कितने टाइम्स जाएगा टेबल 8 की, 6 टाइम, 8 6 में 48 हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा,
माइनस होगा जब 50 माइनस 48, 2 आएगा, दशमलव लगा है तो एक जीरो बढ़ के 20 हो जाएगा, फिर 8 2 या 16। तो हम यहाँ केवल डेसिमल के 2 डिजिट तक ही ले जा रहे हैं, 0.66, 0.57, 0.62। अब यहाँ आप यहाँ पे ये देखिए कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, और फिर ये जो है ये क्या है, ये सबसे छोटा है। क्या है ये सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा। यानी कि जो 3 फ्रैक्शन हमको दी गई हैं उनमें सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है और बीच में ये है। अब बात आती है कि आरोही क्रम में हमको लिखना है। आरोही का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर चढ़ना, यानी जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना, नीचे एकदम स्टेप 1 से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, तो सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, और फिर अंत में क्या होता है, सबसे बड़ा। तो इस तरह से हम आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इसको हम अगर फ्रैक्शन को आरोही क्रम में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। इधर लिख देते हैं, सबसे बड़ा ये है तो हमें सबसे छोटा सा लेना पड़ेगा। ये सबसे छोटा यानी कि 4/7, 0.57 किससे आया है, 4/7 से आया है। तो जी ये 4/7, 4/7 हो गया। उसके बाद सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा क्या है, ये वाला है 5/8, कॉमा इसे लगा दीजिए 5/8। अब सबसे बड़ा कौन सा है, 2/3, 2/3। तब अब ये क्या हुआ, ये आरोही क्रम में जो है वो व्यवस्थित हो गया। यानी ये जो भिन्न दी गई थी हमें, उनका आरोही क्रम कौन सा है, ये है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो आरोही क्रम की बात थी। अगर इसी में भी इसको कह देता कि अवरोही क्रम में लिखिए, जैसे यहाँ पे आरोही दिया गया है, ये आरोही हटा के अब क्या लिख देते हैं, अवरोही। तो आप समझते हैं कि आरोही होता है सबसे छोटा से लेके बड़ा की तरफ, हमारे बढ़ते क्रम में, और अवरोही होता है घटते क्रम में। यहाँ हम लिख दें क्या, अवरोही। अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे बात आती है कि अभी कोई इसको हमने कैसे लिखा था, बढ़ते क्रम में लिखा था। अब इसको हमें घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले, फिर जो उससे बड़ा होगा उस मतलब सॉरी, जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले, जो उससे छोटा होगा फिर उसको, और फिर जो सबसे छोटा होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना, नीचे से एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे लास्ट स्टेप तक जाते हैं। अब आपको समझ लीजिए कि वही सीढ़ी उतरना है, यानी कि सबसे लास्ट वाले स्टेप से, सबसे लास्ट का मतलब यहाँ सबसे बड़ा, सबसे बड़े स्टेप से फिर उससे कम, फिर उससे कम, और अंत में कहाँ आप नीचे उतराएंगे तो मतलब सबसे कम, उस तरफ है इसको लिखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यही नीचे लिख देता है या ऊपर लिख देते हैं, अवरोही इसको लिखना है अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्स, ये है 0.66, और ये किस फ्रैक्शन से मिला है हमें, 2/3 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3, ये सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे बड़ा के बाद इससे बड़ा कौन सा है फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.62 है, यानी 0.66 से 0.62 क्या है, बड़ा है, सॉरी छोटा है। तो सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा,
अब इसके बाद कौन सा है छोटा, यही वाला तो है, इसके बाद यही सबसे ये छोटा है। तो हम, और ये 0.62 किससे मिला है हमें, 5/8 से मिला है, तो हम 5/8 को लिखते हैं यहाँ पे। देखिए 2/3 जो फ्रैक्शन था वो हमें डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया था जब इसको 0.66 मिला है, ठीक। ये सबसे बड़ा है। इसके बाद हमने आपको बताया कि अवरोही में हमें घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद अंत में क्या है, सबसे छोटा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.66 क्या है, सबसे बड़ा है, उसके बाद 0.62 है, छोटा है, इससे छोटा, यानी कि 0.66 से छोटा 0.62। तो हम इसके बाद 5/8 को लिख लिया, और 0.62 आया किससे है, फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन से, 5/8 वाले फ्रैक्शन से हमें 0.62 मिला हुआ है, ठीक। अब लास्ट में यहाँ पे 3 ही फ्रैक्शन दिए हैं, तो जो सबसे छोटा होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 0.57, और 0.57 हमको किस फ्रैक्शन से मिला हुआ है, 4/7 से, ठीक। तो हमें जब 4/7 से ये फ्रैक्शन मिला है तो हम लास्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4/7 कौन सा है, ये वाला हो जाएगा आपको सबसे छोटा। और इसको यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अवरोही क्रम, ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये इतनी चीज़ें तो ये हो गई। अच्छा, इसी में आपको अगर भी बड़ा छोटा निकालना होता तो भी आप निकाल सकते हैं इसे डिवाइड करके, कि ये सबसे बड़ा ही है, सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा ये है। मान लीजिए अभी इसमें साथ दे दिया जाए, कह दिया जाए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 2/3 4/7। 2/3 आप देख रहे हैं 0.66 है, 4/7 आप देख रहे हैं 0.75 है, तो यानी कि 2/3 क्या हुआ, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो आप इससे बड़ा और छोटा भी निकाल सकते हैं भिन्नों का आपस में डेसिमल में कन्वर्ट करके। इसकी दूसरी मेथड भी है, एलसीएम लेके होता है, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके भी होता है, तो आप उस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई वाली अगर बताना, मल्टीप्लाई वाले बता देते हैं आपको, एक बार देखिए कैसा, उसको कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं ये, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पहला फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3 है ये, और दूसरा फ्रैक्शन है 4/7, तीसरा फ्रैक्शन है 5/8। तो इसका एक तरीका ये भी होता है, जो पहला फ्रैक्शन दिया गया है अब ऐसे है, इन दोनों को लीजिए, एक बार इन दोनों को ले लीजिए, यानी 2/3 4/7 में, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसके अंश से इस वाले के जो आप दूसरा फ्रैक्शन ले रहे हैं उसके हर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पहले वाले के हर से यानी कि डिनोमिनेटर फिर दूसरे वाले के किस में, अंश से। तो यहाँ हम जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 7 होता है, 2 × 7 यानी कितना आ रहा है ये 14, और तीसरे वाले में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 मतलब इससे इसके हाथ से इसके अंश में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 × 4 कितना आया है 12। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 14 किससे मिल रहा है, 14 जो हम 2 से 7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस वाले इसके वाले अंश से मिल रहा है, ठीक। और 14 क्या है, ज़्यादा है, तो यानी कि ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2/3 इज ग्रेटर दैन 4/7, अगर आप इस तरह निकाला चाहें तो मल्टीप्लाई करके, नहीं तो आपको मैंने डेसिमल वाला बताया था, उसके अलावा आप इसका दोनों का एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह अगर इसको देखना चाहेंगे आप, जैसे ये वाला है 4/7 5/8, तो इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या है। तो 4 से आप 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 या 32, और इससे आप करेंगे 7 × 5, तो 7 5 या 35। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 35 हमें कहाँ मिल रहा है, जो बड़ा होता है वही लिया जाएगा, ये 35 बड़ा है 32 से, और 35 हमको मिल कहाँ रहा है, जब इस वाले फ्रैक्शन के हम डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में पहले वाले फ्रैक्शन यानी 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो यानी कि हमारा जो 5/8 है वो क्या हो जाएगा, 5/8 होगा हमारा, वो हमें 4/7 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना। यहाँ पे 35 है, तो आप इसको इस तरह लिख दीजिए। 4/7 इज लेस देन 5/8। ठीक। तो ये हो गया इतना। अब हम लोग देखते हैं जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है ना, वितत भिन्न जिसको बोलते हैं, क्या वितत भिन्न पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है वो। वितत भिन्न हमने आपको बताया था पहले, क्या होता है कि इनके अंश और हर में कोई मतलब समानता नहीं रहती है, इसका एक सीरीज नीचे हर की में बनती हुई चली जाती है। ठीक, अगर इसको एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रश्न ले लें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम कितना, 1+17 ठीक, क्या है फिर 1+1, फिर यहाँ पे है 1+1/3। ठीक, अपने पास ये इतना दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, ये प्रॉब्लम है आपका, इसका जो सलूशन होगा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसका इसका कुछ निश्चित नियम नहीं है, इसका बस एक यही है कि आप इसको नीचे की तरफ से सॉल्व करते हुए ऊपर बढ़ेंगे, यही इसका नियम है बस। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है, 1+17/1+1, ठीक, इतना तक तो ऐसे लिखा जाएगा सेम। अब नीचे ये वाला जो स्टेप है यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 × 3 + 1 4, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4/3। ठीक, अब ये 4/3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट, अगला स्टेप आप यहाँ इसे लिखेंगे 1+17, तो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, आप यानी इसको इस तरह लिख देंगे, तो यहाँ पे 1/4/3 है, तो ये 3 जाएगा ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी वो सेम वैसे लिखा हुआ है। ठीक, अब आप फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने को ये वैसे ही रहेगा जैसे है अभी सेम, इतना 4 × 1 = 4 + 3 कितना हो जाएगा 7/, क्या हुआ ये 4। ठीक, अब जब अगला स्टेप आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये फिर वैसे पलट जाएगा, 4 × 1 = 4 + 3 कितना हो जाएगा 7/4। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1 प्लस ये 40, ये जो 4 है ये ऊपर हो जाएगा 17 से मल्टीप्लाई में, और नीचे यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका
7। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा अपने पास क्या, 1+68/7। ठीक, अब यहाँ से इसको 1 में मल्टीप्लाई करके प्लस 68 ऐड कर देते हैं। 7 × 7 68 + 7, 68 + 2 70 यानी 75/7। 75/7 आप लास्ट स्टेप आ जाएगा। इसको आप और चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। वही 7 × 10 = 70। इसको आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 7 × 10 = 70 + 5 75/7। ठीक, तो ये इसका जो आएगा वो सॉल्यूशन होगा। इसका तरीका जो है वो वही है कि नीचे से आप इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो वितथ फ्रैक्शन है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो आज दोस्तों यहीं तक करते हैं हम। कंटिन्यूस फ्रैक्शन तक आपने पढ़ा भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, इसके आगे हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी और फ्रैक्शन पे आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, अदर एग्जाम्स में आई हुई हैं, जो पिछली बार पेट में आया था उसको भी, जो और CHSL इसमें आया है, जो आपके टेट सीटेट में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को हम यहाँ फ्रैक्शन टॉपिक से जितने भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को हम कवर करेंगे। अभी तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।